मैं आपके साथ लक्ष्मी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुसरी घरारी में पलटी है बस। तो नेपाल से देवघर जा रही थी ये बस और हादसे में 35 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों में 8 यात्री की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। देवघर जा रहे थे ये सारे यात्री। आपको बता दें कि नेपाल के कांवरिया बस में 43 लोग सवार थे। वहीं सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में घायलों का इलाज अब जारी है। तो समस्तीपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बस हादसा हो गया है, जिसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि घायलों में 8 यात्री की हालत गंभीर है, उनका इलाज भी जारी है। मुसरी घरारी में ये बस पलटी है। रसकौल बॉर्डर से बाबा धाम जा रहे थे। अब यहाँ पे आकर ठाव का तो नाम नहीं मालूम है हम लोगों का। हाँ, वहाँ पे आकर दूसरे गाड़ी ने ठोक दिया और इसमें हम लोग 43 लोग सवार थे। टोटल कितने लोग? 43 लोग। 43? हाँ, 43 लोग हम लोग सवार थे। तो सभी लोगों को चोट है? सभी लोग का चोट है और आदमी यहाँ पे और आदमी उधर कौन सा अस्पताल में है हम लोग का मालूम नहीं। इसमें तो यहाँ कैसे लाया गया? हम लोग का वहाँ से प्रहरी लोग। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, देखिए कांवरियों से भरी एक बस पलटने की खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, ये हादसा मुसरी घरारी चौक पे हुई है जो NH 28 पड़ती है। और यहाँ पे एक तेज रफ्तार ट्रक जो रंजन की तरफ से आने वाली सड़क से आ रही थी उसके द्वारा टक्कर मारा गया, जिसके बाद बस पलट गई और उसमें जो यात्री थे वो जख्मी हो गए। 35 से अधिक यात्री को चोटें आई, जिसमें महिला बच्चे भी शामिल है और 8 लोगों को काफी अधिक चोटें आई है, जिनकी स्थिति अब खतरे के बाहर बताई जा रही है। और ये सभी लोग नेपाल से देवघर के लिए जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। ये हादसा करीब 3 बजे सुबह के करीब हुई है और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे, पुलिस की 112 नंबर की टीम और मुसरी घरारी थाना की भी टीम वहां पर पहुंची और जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया और वहां से निकाल करके फिर जो पास का अस्पताल था मुसरी घरारी में कुछ लोगों को एडमिट कराया गया और फिर वहां से जो बाकी लोग थे करीब 25 के करीब संख्या में यहाँ पे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ठीक है मुकेश, आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एनपीएस स्कीम में सुधार की मांग की गई थी। कर्मचारी संगठनों की तरफ से यह मांग की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस आ गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो जाएगा और इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला लिया है। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी के सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी और सबके साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। बिहार विधानसभा से पहले जेडीयू अपने संगठन में फेरबदल कर जोर लगा रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की स्पेशल 23 टीम भी बनाई है। आपको बता दें कि जो आने वाले चुनाव में पार्टी के कोर वोट बैंक को एकजुट करने के साथ ही चुनाव में जीत की रणनीति भी बनाएंगे। आखिर क्या है जेडीयू की चुनावी रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ चुके हैं। तभी तो चुनाव में कोर वोट बैंक को साथ रखने के लिए नीतीश ने स्पेशल 23 का गठन किया है। ये स्पेशल 23 न केवल सामाजिक समीकरण का ख्याल रखेंगे, बल्कि चुनाव में जेडीयू के तीर की धार को भी तेज करेंगे। नीतीश की ये स्पेशल 23 क्या है, इसे भी समझिए। कोर वोट बैंक की किलेबंदी में जुटे हैं नीतीश की कोर टीम में 23 सदस्य शामिल किए गए। 45% यानी 10 सदस्य ओबीसी और ईबीसी वर्ग से हैं। 5 कुर्मी और 2 कुशवाहा वर्ग के सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि टीम में 3 अल्पसंख्यक को जगह मिली है। स्पेशल 23 में 3 सवर्ण नेता को जगह मिली है, तो वहीं 2 दलित नेता भी स्पेशल 23 में शामिल किए गए हैं। अशोक चौधरी और आलोक कुमार सुमन को जगह मिली है। नीतीश के स्पेशल 23 में शामिल सदस्यों को आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, इसे भी जान लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने हैं। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 55 दिन बाद ये कदम उठाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की स्पेशल 23 टीम बनी है। छिटकते कोर वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं जेडीयू ने संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने पुराने प्रदेश संगठन को खत्म करते हुए नए संगठन की घोषणा की। 300 सदस्य की जगह मात्र 115 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव बनाए गए हैं। 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जो टीम को हम लोग को खड़ा करना है, तो उसमें हम लोगों ने नई कमेटी के बनाया है, नई कमेटी का घोषणा किया है। और नई कमेटी के घोषणा में हम 115 की कमेटी बनाई है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष हैं, 49 महासचिव हैं और 46 सचिव हैं और 9 जो है हमारे प्रवक्ता हैं। और सभी समाज हर वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। नहीं, सलाहकार समिति भंग की गई है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, हमको लगता है अध्यक्ष जी को लगता होगा कि जो बहुत सक्रिय नहीं थे, क्रियाशील नहीं थे, तो नए तरीके से गठन किया जाएगा भविष्य में। बिहार में अगले साल चुनाव होना है, पर उससे पहले ही जेडीयू किसी भी हाल में मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहती है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी लगातार अपने कैडर में फेरबदल कर कमेटी बनाकर पूरी ताकत लगाना चाहती है, ताकि चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी और अपराध को लेकर के नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि बिहार बेरोजगारी, अपराध और महंगाई में नंबर 1 पर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार का ये हाल है। तेजस्वी ने बिहार सरकार के द्वारा अपने चुनिंदा मंत्रियों को Z श्रेणी और Y श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर भी निशाना साधा। आंकड़े जो हम लोगों के सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है। यहाँ बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर 1 है। इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर 1 है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार में चुनिंदा मंत्री जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। यानी ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। और बिहार में नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने पर अब सियासत तेज है। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पलटवार किया है। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गोली
अगड़ा और पिछड़ा देखकर नहीं लगती है। इसमें जातिगत राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सुरक्षा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी को भी Z+ सुरक्षा मुहैया कराया गया था। डिप्टी सीएम थे तो वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे, तो वो क्या अगड़ी जाति के थे? ये सब अगड़ी पिछड़ी हमको नहीं लगता है सुरक्षा में दिया जाता है। उनके परिवार को ही मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। उनके यहाँ भी सुरक्षा था, सुरक्षा का दुरुपयोग भी वो लोग करते हैं। तो सुरक्षा यहाँ पर अशोक चौधरी जी को भी मिला हुआ है, इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है? सुरक्षा मुझे भी मिला है तो इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है? तो ये सब बात मैंने भ्रम फैलाने की बात है और ऐसी कोई बात नहीं। वो तो सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए, तेजस्वी यादव जी को तो खुद सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर डिप्टी सीएम रह करके Z+ सुरक्षा ले करके और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे थे तो वो थे, तो अपराध कितना बढ़ा हुआ था। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अब अपराधियों की जगह या तो जेल में होगी या फिर अपराधियों को ऊपर जाना होगा। रोहतास में जेवर व्यवसायी की हत्या को लेकर मंत्री संतोष कुमार ने अपराधियों को चेतावनी दी। करेगा इसमें घटना, बचेगा नहीं, वो जेल के सलाखों के अंदर होगा। अब तो हम लोग आगे भी करने जा रहे हैं, 2 जगह निश्चित कर रहे हैं, या तो ऊपर और नीचे रहेगा तो जेल में। तीसरा कोई जगह नहीं रहेगा जो क्राइम करेगा, जो किडनैपिंग करेगा, जो गलत काम करेगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार। ये 0 टॉलरेंस की सरकार है। और अब खबर भागलपुर से ऐसी तस्वीर आई है जिसने पहले तो डरा दिया, लेकिन बाद में एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू कर एक परिवार के चेहरे पर खुशी लौटा दी। मामला भागलपुर नौगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध का है, जहां मुख्य अभियंता अनवर जमील गंगा के तेज पानी में बह गए। हालांकि मुख्य अभियंता लाइफ जैकेट पहने थे और उनका सफल रेस्क्यू कर लिया गया और अब वो सुरक्षित है। लेकिन इस हादसे में पटना के नासरीगंज घाट हादसे की याद ताजा कर दी, जिसमें एक शिक्षक बह गया और जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। गंगा नदी में बाढ़, पानी का तेज बहाव के बीचों बीच फंसे इंजीनियर और चीफ इंजीनियर का रेस्क्यू करती एसडीआरएफ की टीम। तस्वीरें भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध की हैं, जहां टूटे तटबंध का मुआयना करने पहुंचे कटिहार के मुख्य अभियंता अनवर जमील गंगा में बह गए। तस्वीरें देखिए, कैसे अनवर जमील पानी के तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू कर रही है एसडीआरएफ की टीम। बोट हमारे एस्पर नंबर 9 के सामने गए गंगा की मेन धार में, तो वहाँ पे क्योंकि एस्पर के सामने हमेशा वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब मोड़ने के क्रम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, पानी का जो होता है ना फोर्स की वजह से, मतलब उसकी वजह से जो है हम जो है उसमें नदी साइड में गिर गए। गनीमत रही कि मुख्य अभियंता अनवर जमील लाइफ जैकेट पहने थे, लिहाजा एसडीआरएफ ने अनवर जमील का सफल रेस्क्यू कर लिया और उनकी जान बच गई। जरा सोचिए कि अगर लाइफ जैकेट नहीं होती तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। कैसे रेस्क्यू हुआ सर? तो वहाँ जो हम जिस बोट पे थे उस पे वो एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की जो टीम थी, उन्होंने अपनी कोशिश कर करके हमको जो है बचाया। क्योंकि एक वक्त तो भौर टाइप का भी डेवलप कर गया था, जिसमें पोजीशन ये लगा था कि अब बचाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ऊपर वाला बचाने वाला होता है। और समझिए कि बहुत मतलब ऊपर वाले का बहुत हम शुक्र अदा करेंगे कि भाई एक पल का जो है ये मामला था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जो एक रोज पहले ही नदी में बह गए शिक्षक अविनाश कुमार की है, जो पटना के नासरीगंज घाट से स्कूल जाते समय हादसे का शिकार हो गए थे और पानी के तेज बहाव में बह गए थे। अफसोस शिक्षक अविनाश के पास लाइफ जैकेट नहीं थी, अगर होती तो इस हादसे को भी टाला जा सकता था और आज हमारे बीच होते अविनाश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पटना में खाकी एक बार फिर से दागदार हो गई है। रेल यात्री से अवैध वसूली का एक मामला सामने आया।
पटना रेल थाने के थानेदार समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बंगाल के यात्री से वसूली का आरोप है। आपको बता दें कि सोमनाथ नैया से 39,000 की वसूली का आरोप है। आरोपी सिपाही और 3 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इस मामले को लेकर रेल एसपी ने डीआईजी से अनुशंसा की। 1 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए एक मामला सामने आ रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि रेल यात्री से अवैध वसूली की गई है। क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल ये पटना जंक्शन का मामला है और जीआरपी यानी पटना रेल पुलिस पर ये आरोप लगा था। पश्चिम बंगाल के जो यात्री हैं जिनका नाम सोमनाथ नैया है, इनसे 39,000 रुपए की अवैध वसूली की गई है। पटना जंक्शन पर रात में ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे और एक कांस्टेबल जो है जीआरपी का वो पहुंचता है उनके पास और उनको कहता है कि आप सस्पेक्टेड है। उनको थाने ले जाता है, उनको हाजत में बंद करने की धमकी देता है, जेल भेजने की धमकी देता है। उनके पास उस समय 20,000 रुपए थे जो वो कांस्टेबल ले लेता है। उसके बाद वहाँ ओडी अफसर भी तैनात थे, लेकिन किसी ने इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया। हिमाकत तो देख लीजिए कि बाकी की 19,000 रुपए जो है उसने ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाया उनके फादर से। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है। इसके बाद वो वेस्ट बंगाल जब वापस लौटे तो जो हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का 139, उस पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई। थानेदार को हटा दिया गया है। 5 पर और उनके समेत 6 लोगों पर जीआरपी में ही पटना रेल थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है और थानेदार को निलंबित करने की अनुशंसा की है रेल एसपी ने। बाकी जितने भी 3 ओडी अफसर थे और जो कांस्टेबल थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा शर्मनाक मामला है कि एक यात्री, सामान्य यात्री पटना पहुंचता है, उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है रेल थाने की पुलिस द्वारा। बहरहाल कार्रवाई हुई है, देखना होगा थानेदार पर निलंबन की कार्रवाई कब तक होती है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संजय। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।